अभी हाल में डॉक्टर करोड़लाल मीणा लगातार हैं जो छापेमारी कर रहे हैं, जहाँ पे नकली खाद बीज बनाया जा रहा है, वहाँ पे छापेमारी कर रहे हैं। 2-4 दिन से एक मुद्दा चल रहा है कि भ्रष्टाचार है वो हुआ है, जो नगर ये क्या कृषि निगम के निदेशक थे जुगल किशोर बिश्नोई जी, उनके साथ में बहुत 2-2.5 करोड़ रुपए हैं जो एसीबी ने पकड़े हैं। एक संदीप जो है, एक रजीव जी है, इनको पकड़े हैं। उसको लेकर विपक्ष से लगातार है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर हमलावर की डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी इसमें शामिल है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने साफ कर दिया, अगर मेरा रत्ती भर भी, अगर तिल भर भी मैं इसमें दोषी पाया जाता हूँ, मेरी जांच करवा लीजिए, अगर मैं तिल रत्ती भर भी इसमें दोषी पाया जाता हूँ तो मुझे जेल भेज दीजिए और मैं अपना मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। उनके सपोर्ट में हनुमान बेनीवाल भी हैं, रविंद्र सिंह भाटी भी हैं। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं और डॉक्टर किरोड़ीलाल लंबे समय तक साथ रहे, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ऐसा नहीं कर सकते। रविंद्र सिंह भाटी ने भी यह कहा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक अनुभवी नेता, लगातार भ्रष्टाचार की तरफ वो खिलाफ बोलते रहे हैं, वो कभी भ्रष्टाचार नहीं करते। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा है। अगर कोई आरोप है तो उनकी जांच करवा लें। उन्होंने ऑफर भी किया है कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ और इसकी जांच करवाई जाए। डॉक्टर साहब बहुत साफ गोई वाले आदमी। कई चीजों पे मैं उनका विरोध भी करता हूँ, उनके विचारधारा और कई चीजों से मुझे आपत्ति भी रहती है, लेकिन मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। क्योंकि एक ऐसी पार्टी में वो फंस गए जो भी बड़ी बेईमान पार्टी। हो सकता है उनके खिलाफ जो षड्यंत्र बनाया उन्हीं की पार्टी ने बना दिया हो, वो कहते हैं कि उन्होंने प्लांट कर दिए हो, क्योंकि वो माहिर है इन चीजों ये करने में। इनकी बीजेपी पार्टी इस मामले में माहिर है। इसलिए डॉक्टर साहब के खिलाफ हो सकता है उसी की पार्टी के लोगों ने कर दिया हो ये, क्योंकि वो जिस तरह से छापेमारी कर रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो हैं किनके खिलाफ उठा रहे थे? इन्हीं की पार्टी के ही तो लोग हैं वो, जिनके छापे मारे, इनके ही सपोर्टर हैं वो। और ट्रेडर्स और ज्यादातर जो होते हैं, जो जिनको तथाकथित उच्च वर्ग बोलते हैं, वो इन्हीं की पार्टी के तो लोग हैं, उनके छापे मर रहे थे। इसलिए डॉक्टर साहब को ट्रैप करने के लिए उसी के लोगों से उसी को मरवाया। उन्होंने कहा है कि मैं अभिमन्यु जैसी मेरी स्थिति हो गई है, लेकिन एक बात उन्होंने कही कि चक्रव्यूह में अगर मैं घुसना जानता हूँ तो निकलना भी निकलना जानता जानते हैं। हूँ। इस पार्टी को सबक भी सिखा देंगे और इसको गड्ढे में भी डाल देंगे। पार्टी इनसे ही डरती है, बाकी तो सारे चमचे हैं पार्टी में, बाकी तो सलाम करते हैं। यही तो आदमी है जो पूरे राजस्थान में जनता की आवाज उठाता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे पेपर का मुद्दा हो, चाहे किसी का भी हो। डॉक्टर साहब का कोई मुकाबला नहीं है, चाहे आप कुछ भी कहो। लेकिन भ्रष्टाचार, मेरे ख्याल से उनको ये फंसाने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया। वो खुद ही कहते हैं कि मेरे साथ हमेशा षड्यंत्र रचा गया है, चाहे गहलोत बिल्कुल सरकार उन्हीं हो, की कोई भी नहीं सरकार नहीं नहीं, गहलोत पार्टी, गहलोत ये उन्हीं की पार्टी के लोग हैं जो उनके दुश्मन है सबसे बड़ा। एक भी नेता, एक भी उनके मंत्री या मुख्यमंत्री इस प्रकरण में उनके उनके पक्ष में कोई बयान आया कि मुझे बताओ? वो क्यों चुप्पी साधे? ये तो विपक्षी तो बोलेंगे ही, विपक्षियों का तो काम है। लेकिन किसी भी नेता ने या मुख्यमंत्री ने या पार्टी के अध्यक्ष ने कोई बयान दिया हो तो मुझे बता दो उनके पक्ष में कि डॉक्टर साहब साफ हैं, डॉक्टर साहब नहीं है इसमें शामिल। वो तो खुद ही इनको फंसाने के चक्कर में है, कैसे न कैसे करके इस आदमी को लूला लंगड़ा कर दिया जाए। और ये जो आवाज उठाता है, क्योंकि पहले तो मीणा जाति से है, मीणा जाति से तो वैसे ही बीजेपी के लोगों को नफरत है भाई, ये कहाँ पसंद करते हैं इनको। इसलिए डॉक्टर साहब गलत पार्टी में है और उसी का खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन वो डरने वाले नहीं। मेरी उम्मीद है कि वो पूरी तरह से साफ निकलेंगे और ये पार्टी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो कई बार उनको धमकी भी दे चुके हैं, उनके भाई। कई बार अनुशासन तोड़ चुके हैं वो, लेकिन उनको टच नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जनाधार वाली वसुंधरा के बाद एकमात्र यही लीडर है पूरे राजस्थान में जिसका जनाधार है, जिसको जानते। भजनलाल सरकार के 3 साल के कार्यकाल उसको किस प्रकार से देखते हैं आप? क्योंकि लोग कहते हैं कि पर्ची से बना है, बिल्कुल वो पर्ची से बनाए गए मुख्यमंत्री राजस्थान के, क्योंकि पर्ची आई थी, वो पर्ची में जो नाम निकला वो भजनलाल जी का निकला, वो मुख्यमंत्री बन गए। कैसे देखते हैं आप? वो तो सौभाग्य है उनका, पर्ची निकली है तो भाई लॉटरी निकली है। लौटे निकले सब, भाग्यशाली आदमी क्योंकि क्योंकि फर्स्ट बार विधायक और डायरेक्ट मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बने तो अच्छा काम करना चाहिए उनको, वैसे तो कौन बनाता। लेकिन पर्ची से अगर वो बन भी गए तो उनको अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन 3 साल में जिस तरह की निराशाजनक स्थिति बनी है, और ग्राउंड पे और जमीनी स्तर पे जो काम होना चाहिए, तो बिल्कुल इनकी पार्टी के ही लोग असंतुष्ट हैं। मेरे पास कई आते हैं, आप अगर मेरे गांव में रहो ना मेरे पास, जी। तो डेली आपको दो चार प्रतिनिधि मंडल यहाँ रोजाना। भगवान की कृपा से मेरा जो नेटवर्क है प्रशासन के लोगों से मेरा संबंध रहता है, वो मेरे प्रति उनका बहुत सम्मान है। तो मैं लोगों की खूब मदद करता हूँ। बीजेपी के लोग भी बहुत आते हैं, उनके एमएलए एमपी मिनिस्टर्स के लोग मेरे पास आते हैं, मैं खूब उनकी मदद करता हूँ। वो खुद कहते हैं इस पार्टी के लिए,
कि हमारा तो कबाड़ा कर दिया बीजेपी, ये कांग्रेस की सरकार ही अच्छी थी। तो इनकी पार्टी के लोग संतुष्ट नहीं है, तो विपक्षी लोग तो कहाँ से संतुष्ट होंगे। जो योजनाएं चला रखी थी कांग्रेस ने, उनको किसी न किसी तरह इनको उनका नाम बदल के इस तरह उन्होंने लागू कर रखी है। बाकी कोई नई चीज युवाओं के लिए इन्होंने की नहीं, क्योंकि युवा बेरोजगार हैं। और दूसरी अगर आप और भी कई चीजें देखो, तो आत्महत्याएं बहुत ज्यादा हो रही है, युवाओं में निराशा है। और ये ड्रग माफिया बहुत बढ़ रहा है, इसके बारे में सरकार की तरफ से कुछ ठोस कार्यवाही हो नहीं रही है। तो इसलिए चारों तरफ निराशा का वातावरण है गुजरात में। इसलिए ही तो पंचायत के चुनाव ये नहीं करवा रहे कि हार जाएंगे बोल के। अभी कल की एक घटना की जो एसएमएस में 4,000 के समथिंग में संविदा कर्मी थे, वो लग रहे थे, उनको सरकार अचानक हटा देती है। हम्म। उनमें से एक है जो संविदा कर्मी है, वो डिप्रेशन में आ जाता है और आत्महत्या कर लेता है। क्या कहेंगे इस प्रकार के एक्शन तुरंत लेने पर? क्या युवाओं के साथ खिलवाड़ हो देखो, रहा युवा आत्महत्या करें ये बिल्कुल ही जायज नहीं है। आप कोई भी परिस्थितियां जीवन में आती रहती है, मैं तो ये कहूंगा कि डटकर मुकाबला करिए, क्योंकि कोई भी समस्या लंबे समय तक ठहरती नहीं। अपना संयम बना के रखें, और जब भी आपको कोई संकट आता है, तो आप किसी न किसी अच्छे, जो जिसको आप गाइड मानते हैं, जिसको आप मार्गदर्शक मानते हैं, उससे मिलिए। क्योंकि आत्महत्या करना एक कायरता है, और इस तरह का कदम उठाना अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए, माँ बाप के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। इसलिए आप इस तरह का कदम ना उठाएं। सरकार तो निर्दयी है ही। सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रोजाना आत्महत्या करें, कुएं में कूदे, नदी में कूदे, तालाब में कूदे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत मुआवजा ये दे के आपको संतुष्ट कर देते हैं। इसलिए आप अपना अमूल्य जीवन इस तरह से आत्महत्या में ना गंवाएं, धैर्य रखें, और कुछ न कुछ समाधान जरूर निकलेगा, क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं। आजकल आप खुद हैं जो बहुत सोशल मीडिया पर करते हैं, जो सोशल मीडिया पर, क्योंकि आप खुद पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, जो अभद्रता है वो चल रही है समाज के अंदर, उसको लेकर आप बार बार पोस्ट करते रहते हैं, समाज को समझाते रहते हैं, युवाओं को प्रेरणा देते हैं, दिशा निर्देश देते रहते हैं। क्या कहेंगे सरकार सर, आजकल जो सोशल मीडिया पर इस प्रकार का जो प्रचलन चला है युवा पीढ़ी के अंदर, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई सब XYZ, सब समाजों के अंदर हो गया है। बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। सांस्कृतिक पतन है, हमारे मूल्य, परंपराएं, संस्कार, जिसके लिए पूरा भारत और राजस्थान विशेष करके जाना जाता था, उसका सांस्कृतिक पतन है, नैतिक पतन है। और इसके लिए जिम्मेदार हमारी शिक्षा व्यवस्था है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था इस तरह की हो गई कि वो कॉमर्शलाइजेशन हो गया, उसमें पैसे बनाने की होड़ लगी रहती है। और कई तरह के जो वीडियोज बनाते हैं बच्चे, युवा, औरतें, वो एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की चीजों से पैसे कमा के, गलत तरीके से पैसे कमा के अपना अपना नाम कमाना, और गलत प्रवृत्तियों में लिप्त होना, जो बिल्कुल ही हमारे राजस्थान के लिए और युवाओं के लिए शोभा नहीं देता। और हम कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे आदर्श नागरिक इस देश को मिले, राजस्थान को मिले, अच्छे नेता हों, सांस्कृतिक लीडर्स हों, और अच्छी सरकार में भी अच्छे अच्छे लोग आए, क्योंकि सरकार में भी जो राजनीतिक लीडर्स हैं, उनका जो जो जो, जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, वो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग ज्यादा हैं। चुनाव आयोग की कई रिपोर्टें इसके बारे में आ चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य से पार्टियां उन्हीं को प्राथमिकता देती है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति के खिलाफ 4-5 केस ना हो, क्रिमिनल केस ना हो, उसको उम्मीदवारी के लिए उपयुक्त माना ही नहीं जाता। ये दोनों पार्टियों की बात है, किसी भी पार्टी को आप ले लो। इसलिए युवाओं को भी ये कोई प्रेरणा इनसे मिलती नहीं। ये कोई पहले राजनीतिज्ञ होते थे, नेहरू जी, गांधी जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, ऐसे दिग्गज नेता इस देश में हुए हैं। और आप अभी देख लीजिए राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को, बिल्कुल आपको इतने सभ्य तरीके से आपको बोलेंगे। सचिन पायलट जी को आप देख लीजिए, इनका जो तरीका है बोलने का, उससे युवाओं को प्रेरणा मिलती है। लेकिन जिस तरह की डेली जो घटनाएं होती है, ऑफिसेज में एमएलए गुंडों की तरह जाके मीटिंग करते हैं, अधिकारियों को धमकाते हैं, अभी सरकार में रोजाना वीडियो में देखता हूँ। तो इससे क्या युवाओं को क्या प्रेरणा मिलेगी? वो भी ऐसी ही भाषा सीखेंगे। अभी राजस्थान के जो चिकित्सा मंत्री है उनके साथ कुछ ऐसा ही वाक्य भी कल परसों ही हुआ। कौन है चिकित्सा मंत्रियों का नाम पता नहीं भैया मुझे, तो कौन मंत्री बना रखे हैं। मैं तो केवल भजन लाल जी को ही जानता हूँ, या किरोड़ी लाल जी को, 2 मंत्रियों को जानता हूँ। बाकी का तो मुझे पता नहीं कि किसके पास क्या विभाग है, कौन है, कहाँ का है। क्योंकि जिस तरह के इन्होंने बना रखे हैं, वो सब अजीब किस्म के प्राणी हैं।
मैं कुछ मैं नेताओं। तो क्योंकि केरल में रहा हूँ, मैंने केरला में देखे हैं बहुत बड़े दिग्गज लोग, राजनीतिक मतभेद होते हैं उनके, लेकिन वो जब बोलते हैं तो इतना मजा आता है सुनने में, इतनी चीजें उनसे सीखने को मिलती है। तो उस लीडरशिप के साथ मैंने काम किया जिनका नैतिक चरित्र बहुत ऊंचा है। ये राजस्थान जैसे जो 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 घटिया किस्म की पॉलिटिक्स यहाँ चल रही है, जिससे मेरा तो मन बहुत व्यथित है, और इसलिए मैं लिखता भी रहता हूँ। लेकिन क्या करूँ, मेरा बीपी बढ़ गया, आपको मैंने